हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम नया पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। इसमें से टोटल 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे, जो 25 मैंने कल आपको कंप्लीट करवाए थे। आज अपन 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, सीधा ही अपने 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ है अपना 26वां क्वेश्चन? ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा। तो 26वां क्वेश्चन क्या आपके सामने क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? ये आपको बताना है, ठीक है, कि बरेली जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला वो क्या होने वाला। तो जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल प्रताप सिंह बारठ होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ के बारे में अपन कुछ जान लेते कि प्रताप सिंह बारठ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्रताप सिंह बारठ का। प्रताप सिंह बारठ जो थे, ये अपने पिता केसरी सिंह बारठ इनके पिता थे, जबकि जोरावर सिंह बारठ इनके चाचा थे, ठीक है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा के शाहपुरा में, आपको याद रखना। और ये प्रताप सिंह अपने पिता केसरी सिंह बारठ के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अर्जुनलाल सेठी से ग्रहण करने के बाद फिर व्यावसायिक शिक्षा जो प्राप्त की थी उसने मास्टर अमीर चंद के पास रहे थे, ठीक है। और इसके बाद में बात कर लूँ तो 1912 की एक घटना है, ठीक है। 1912 में दिल्ली कांड, कौन सा दिल्ली कांड? लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंके जाने के समय ये अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ मौजूद थे, ठीक है। फिर सचिंद्र सान्याल, पिंगले, करतार सिंह सराभा जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से भी इनका संपर्क हुआ, उनके साथ रहने लगे ये। और उन्होंने भारत सरकार के जो गृह मंत्री थे रेगिनोल्ड क्रेडोफ की हत्या की योजना बनाने में ये बनाई, लेकिन ये विफल रहे, तो मार नहीं सके उनको। तो 1914-15 में बनारस षड्यंत्र के आरोप तय किए जाने पर इन्हें बरेली जेल में डाल दिया गया। किन्हें? प्रताप सिंह बारठ को। कई प्रलोभन के बावजूद भी इन्होंने पुलिस के सामने कोई भेद नहीं खोला, ठीक है। और फिर हुई अनुमानसिक अत्याचार और यातनाओं के फलस्वरूप 24 मई 1918 को इनकी मृत्यु हो गई। कब भाई? 24 मई 1918 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु की सूचना कई वर्षों बाद उनके परिवारों को मिली, ठीक है। बताया भी नहीं अंग्रेजों ने मरने के बाद कि आपका बेटे का निधन हो, कई वर्षों बाद पता चला कि उनका निधन हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इनका एक कथन है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कि क्लीवलैंड थे उस समय जेल में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े। ये प्रताप सिंह बारठ का सेंटेंस वाक्य था, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? तो खस का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में होता है। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। खस घास जो कि खुशबू से इत्र भी बनाई जाती है, इससे शरबत भी बनाई जाती है। खास कर इससे खुशबू बनाई जाती है, इससे शरबत भी बनाई जाती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके ये जिला आप याद कर लेना। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में खस घास पाई जाती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना आपको, ठीक है। तो एक तरफ आपको त्रिवेणी संगम दिए हुए हैं और एक तरफ आपको नदियाँ दी हुई है, फिर मैच करना है। देखो मैं बता देता हूँ, बनास, बेड़च, मैनाल, ये कहा है तो बिगोद भीलवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं बात कर लूँ बेणेश्वर की, तो बेणेश्वर में कौन सी मिलती है? तो बेणेश्वर में जो मिलती है माही, सोम और जाखम। ऑप्शन नंबर 4, डी का 4 हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट, 4 का 4। इसके अलावा बात कर ले राजमहल और रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट में जो मिलती है आपकी बनास, चंबल और सीप मिलती है, बनास, चंबल और सीप। जबकि राजमहल में जो मिलती है वो बनास, डाई और खारी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बनास, डाई और खारी नदी आपको मिलती है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपन चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? एक तो बनास, बेड़च और मैनाल। राजमहल में कौन सी मिलती है? देखो बिगोद आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, राजमहल आपका टोंक में पड़ता है, रामेश्वर घाट आपका सवाईमाधोपुर में पड़ता है और बेणेश्वर आपका डूंगरपुर में पड़ता है। बेणेश्वर धाम की मैं बात कर लूँ तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो बेणेश्वर का जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यह बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करी थी वो संत मावजी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? संत मावजी के द्वारा की गई थी। संत मावजी की बात कर लो तो संत मावजी का जन्म, संत मावजी की पीठ और संत मावजी का मंदिर ये कहाँ है? साबला ग्राम डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? साबला ग्राम डूंगरपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा जिला सबसे कम साझा करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये राजस्थान की दक्षिणी सीमा होगी, ठीक है। ये देखो सबसे ज़्यादा जो करता है जैसलमेर, जैसलमेर कितनी करता है? 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच होता है। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका? 228। बाड़मेर कितना टच होता है? 228 होता है, ठीक है। उसके बाद गंगानगर की मैं बात कर लूँ तो गंगानगर कितना टच होता है? तो गंगानगर जो टच होता है 210, ठीक है। और उसके बाद बीकानेर सबसे कम टच होता है। बीकानेर की जो सीमा है वो 168 है। कितनी है? 168। तो आपका इसमें सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले देखो अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ पूछा जाए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम सेट करने के लिए पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ। उत्तर से दक्षिण का पूछा जाएगा, सबसे पहले आपका बीकानेर, सबसे पहले आपका गंगानगर आएगा, फिर आपका बीकानेर आएगा, फिर आपका बाड़मेर आएगा, फिर आपका जैसलमेर आएगा, फिर आपका जैसलमेर, ठीक है। ये आपको याद रखना। जबकि दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछ ले तो जैसलमेर, सॉरी गलत बता दिया मैंने, सॉरी गाइस, वापस से मैं बताता हूँ। सबसे नीचे बाड़मेर आएगा आपका, या बाड़मेर, बाड़मेर के बाद या जैसलमेर, फिर आपका बीकानेर, फिर गंगानगर। ये तो जिलों का क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। अगर आपको सीमा जितनी टच होती है उसका आरोही और अवरोही क्रम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? देखो सबसे पहले अगर अवरोही क्रम आपको पूछा जाएगा तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आएगा आपका गंगानगर, गंगानगर के बाद आएगा आपका बीकानेर, ठीक है। और यही अगर आरोही क्रम पूछ ले आपका सीमा के साथ तो आरोही क्रम में क्या होगा? सबसे कम पहला आएगा तो सबसे पहले आपका बीकानेर आएगा 168, उसके बाद आपका गंगानगर आएगा 210, उसके बाद आपका बाड़मेर आएगा 228, उसके बाद आपका जैसलमेर आएगा 464। क्लियर हो गया? देखो आज कुछ और नए तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूँ। दक्षिणी राजस्थान की ये सीमा होगी आपकी, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की सीमा होगी। दक्षिणी राजस्थान में मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के दो प्रांत टच होता है, आपको याद रखना है। एक तो आपका पंजाब प्रांत हो गया, दूसरा आपका सिंध प्रांत, ठीक है। पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से टच होते हैं, एक तो बावल नगर, एक बावलपुर, एक रहीम यार का। क्लियर हो गया? जबकि सिंध प्रांत के 6 जिले जो है वो राजस्थान से टच होते हैं। कौन कौन से? क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। क्रम से बताइए, सारे जो मैंने बताया ना आपको बिल्कुल क्रम से बताए, ठीक है। बावल नगर जो टच होता है ना वो गंगानगर बीकानेर से होता है, जबकि बावलपुर जो होता है बीकानेर और जैसलमेर के। रहीम यार का जो टच होता है केवल जैसलमेर के। घोटकी आपका केवल जैसलमेर, सुक्कुर आपका केवल जैसलमेर के टच होता है, खैरपुर आपका केवल जैसलमेर के टच होता है, संगर जो है ये जैसलमेर और बीकानेर के, जैसलमेर और बाड़मेर का टच होता है, उमरकोट और थारपारकर ये दोनों ही केवल बाड़मेर से टच होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ कि भाई सर्वाधिक सीमा जो बनाता है राजस्थान वो पाकिस्तान का कौन सा जिला है? तो पाकिस्तान का सर्वाधिक जो सीमा बनाता वो आपका बावल नगर बनाता सबसे ज़्यादा। कौन सा? बावल नगर, ठीक है। उसके बाद में बात कर लूँ सबसे कम जो बनाता उमरकोट बनाता भाई, उमरकोट, ठीक है। ये आपको याद रखना। वापस से बता रहा हूँ मैं, एक बार अच्छे से आप देखना। ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा बना देता हूँ। राजस्थान के पाकिस्तान के 2 प्रांत टच होते हैं। कौन कौन से?
मैंने आपको बताया जैसे कि एक तो आपका पंजाब प्रांत हो गया, दूसरा आपका सिंध प्रांत हो गया। क्लियर हो गया। पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से टच होते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। क्लियर हो गया। अब सिंध प्रांत के जो है 6 जिले टच होते हैं। कौन कौन से? घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 जिले टच होते हैं। जो सर्वाधिक और न्यूनतम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है मैंने आपको पहले ही बताया, कौन सा? पाकिस्तान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान से बनाता है? तो मैंने आपको बताया था उमरकोट। कौन सा? उमरकोट। ठीक है। और सर्वाधिक जो बनाता है वो बहावलनगर बनाता है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपसे शेयर कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। अब प्लग एंड प्ले में क्या होता है? प्लग एंड प्ले फैसिलिटी में ये होता है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं होता वो अगर उद्योग करना चाहता है तो उसको सरकार ज़मीन भी देगी, पैसा भी देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी। तो इस प्ले एंड प्लग में यही है। ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं उद्योग करना चाहता तो उसके लिए ये सुविधा है। कौन सी? प्लग एंड प्ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सैम किस स्थिति से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका अपन देखते राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले रेत और रेत के टीले का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी और मिट्टी का कटाव, शरण और वन कटाव। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पारिस्थितिकी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ब्रैकेट में सेम नहीं देता तो ये सवाल आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंग्लिश में सेम का आपको पता ही नहीं था कि ये इसको स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह देखो अभी हाल ही में शायद कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया कि राजस्थान में कहाँ ड्यून सैंड पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अब ड्यून सैंड क्या होता था? तो ड्यून सैंड जो इंग्लिश में है वो बालू का स्तूप को कहा जाता था। अब अगर वो आपको ये हिंदी अर्थ पता नहीं है इंग्लिश में उसका कि भाई बालू का स्तूप को ड्यून सैंड कहा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर सैम। अब सैम के बारे में बता दें, सैम क्या होता? तो सैम के अंदर क्या होता है? जैसे दलदली भूमि बन जाती है। ठीक है। पानी जमीन से ऊपर आ जाता है, जिप्सम की वजह से दलदली भूमि बन जाती है, उसे सैम की समस्या कहा जाता है। और राजस्थान में जो सैम की समस्या है ना वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। कहा है भाई? हनुमानगढ़ और गंगानगर में सैम की समस्या, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर के अंदर भी सैम की समस्या आ रही है वर्तमान में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में। देखो राजस्थान में मैं बात कर लूँ तो दो जगह, कहाँ? दो जगह नहीं, 2 जापानी जोन है। कौन से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। कौन से? सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो कौन सा जापानी जोन आपका? सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ तो एक आपका जापानी जोन जो है वो निमराना के अंदर है। कहाँ है भाई? निमराना में। ठीक है। निमराना कहाँ पड़ता है सर? ये अलवर में पड़ता है। ठीक है। पहला जापानी जोन हो गया आपका। और अभी थोड़े ही समय पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले और बना था का दूसरा जो जापानी जोन बन रहा है वो गिलोट में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? गिलोट में। ये भी आपका अलवर में पड़ता है, गिलोट। ठीक है। गिलोट भी आपका कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। ठीक है। तो 2 जापानी जोन है आपके। ठीक है। एक तो आपका निमराना हो गया, दूसरा गिलोट हो गया। दोनों ही आपके कहाँ पड़ते हैं? ये कहाँ पड़ते हैं? दोनों अलवर के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो राजस्थान के अंदर 36 जिला उद्योग है। ये भी सवाल पूछा हो कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग है? 36। और उपकेंद्र कितने हैं? तो 8 उपकेंद्र है। कितने भाई? 8 उपकेंद्र है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो वर्तमान राज्य में सर्वाधिक वृहद और मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ जो है भिवाड़ी, अलवर और जयपुर में है। कहाँ है भाई? भिवाड़ी अलवर में सर्वाधिक, उसके बाद जयपुर में। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ जयपुर और जोधपुर में। कहाँ है? जयपुर और जोधपुर में। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने आपसे बता दिया। ये भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो लूणकरणसर में, सरदार शहर में, मंडोर में और देशनोक में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूणकरणसर में। लूणकरणसर में पड़ता है। लूणकरणसर कहाँ है? तो आपका लूणकरणसर जो पड़ता है वो बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? बीकानेर में पड़ता है। ठीक है।
बीकानेर को देखो राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के राजकोट यानी बीकानेर में सर्वाधिक जो मूंगफली होती है ना, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। वैसे राजकोट गुजरात में पड़ता है, मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो घोड़ा अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका बीकानेर में है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ऊँट अनुसंधान केंद्र का आपका, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो बीकानेर शहर की जो स्थापना करी थी वो राव बीका ने करी थी। किसने करी थी? भी राव बीका ने करी थी। कब करी थी आपको याद रखना, 1488 ईस्वी में। कब करी थी? 1488 ईस्वी में करी थी। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी वो तो नागणेची माता है, लेकिन आराध्य देवी जो है वो करणी माता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना देश में की गई, यानी कब की गई आपको बताना है। तो देखते कब की गई है। 1952 में, 1955 में, 1965 में, 1972 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ RFC, देखो RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, हिंदी में राजस्थान वित्त निगम हो गया। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी, अगर डेट पूछ ले आपको तो 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य जैसे नवीन उद्योगों की स्थापना करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तारीकरण और नवीनीकरण हेतु 2000 रुपये से लेकर 20 करोड़ तक का ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाना, ये उसका उद्देश्य है RFC की, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात कर लूँ तो जयपुर के अंदर पड़ता है, उद्योग भवन जयपुर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में प्लास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना कि राजस्थान के अंदर जो प्लास के वन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो प्लास के वन है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, नागौर, जालोर, भरतपुर, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में प्लास के वन पाए जाते हैं। क्लियर। अब इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, और जिलों में भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्लास के वनों की मैं बात कर लेता हूँ तो इसके अलावा भी प्लास के वन पाए जाते हैं, जैसे जालोर में भी पाए जाते हैं, टोंक में भी पाए जाते हैं, भीलवाड़ा में भी पाए जाते हैं और बूंदी में भी पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा वनों की बात आ गई तो वनों में सबसे पहले मैं शुष्क सागवान वनों की बात करता हूँ। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है आपको याद रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, बारा में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक पूछ ले तो बांसवाड़ा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं इन सभी जिलों में बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान के अलावा या तेंदू के, धावड़ा के, गुंजन, गोंदल, हल्दू, खेर, समेल, रीटा और इमली के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता है। इन वृक्षों का जो विस्तार है दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है राजस्थान के। सागवान की लकड़ी कृषि औजार और इमारती कार्यों में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और सागवान के वन जो है ना वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ये भी सवाल पूछा तो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सालर के वन, यहाँ से भी एग्जाम में बनता है सवाल। सालर वन है वो 450 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः सालर हो गया, धोक हो गया, दावड़ हो गया, कठीरा पाए जाते हैं। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है। इसकी लकड़ी का उपयोग पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपके धोकड़े के वन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, धोकड़ा का वन जो पाया जाता है वो 240 से, देखो बहुत शानदार सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना, 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ऊंचाई या तीनों की पूछी हुई है, सालर वन, धोकड़ा वन और शुष्क सागवान वन, तो आपको याद रखना। बाकी कौन से जिलों में पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ जिले में पाया जाता है। धोक की लकड़ी मजबूत होती है, इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्लास के वन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, प्लास का मैं आपको वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ।
प्लास का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सुर्ख लाल और पीले रंग के फूल के कारण से जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल बना हुआ है एग्जाम के अंदर। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लास को। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ आपकी कत्था। कत्था जो है इसका वानस्पतिक जो नाम होता है वो अकेसिया कटेचु होता है। क्या होता है? अकेसिया कटेचु। और इससे खेर प्राप्त किया जाता है, यानी खेर वृक्ष तने की छाल और टुकड़ों को उबालकर फिर कत्था प्राप्त किया जाता है। और कत्था जो पाया जाता है राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर जिले में मिलता है आपको। ठीक है, खेर के पेड़ से कत्था बनाने के लिए दक्ष जो जनजाति है वो कथोड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी, जो उदयपुर और कुछ झालावाड़ में निवास करती है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको महुआ। किसके बारे में? महुआ के बारे में बताता हूँ। वानस्पतिक नाम क्या? मधु का लोंगोफोलिया। से आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ और सिरोही जिलों में पाया जाता है। ठीक है, आदिवासियों का सबसे प्रिय वृक्ष है। इसकी पत्तियों और फूल और छाल से देसी शराब बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देसी शराब बनाई जाती है जिसकी इसके फल और फूल खाए भी जाते हैं। इनके फलों का प्रयोग तेल निकालने में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका काफ़ी हो गया अपना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आहड़। ठीक है, क्लियर। आहड़ सभ्यता के उपनाम की बात करता हूँ। सबसे पहले इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है, इसे आघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है, इसे धुलकोट भी कहा जाता है, इसे आघाट दुर्ग भी कहा जाता है, इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि सवाल में पूछा गया। ये कौन सी नदी के किनारे थी? ये आयड़ नदी के किनारे। आयड़ को ही बेड़च नदी कहा जाता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आयड़ ऑप्शन में नहीं हो, बेड़च हो तो भी सही है, बेड़च नहीं हो और आयड़ हो तो भी सही है। ठीक है, इसके अलावा इसके समय की बात कर लूँ तो ये 900 से 12 ईसा पूर्व की है। ठीक है, सॉरी 900 नहीं, 1900 से 1200 ईसा पूर्व की है। ठीक है, और इसका काल जो है ताम्रपाषाण काल में मिली। इसके खोजकर्ता की मैं बात करता हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम जो खोज करी थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने करी थी, एक के व्यास ने। उसके बाद जो खोज करी थी, इसके दूसरा जो उत्खनन हुआ था वो किसने करा था? आर.सी. अग्रवाल ने। किसने करा था? आर.सी. अग्रवाल ने। तीसरा जो किया था वो एच.डी. साखलिया ने किया था। किसने किया था भाई? एच.डी. साखलिया ने। ठीक है, और सर्वाधिक उत्खनन का अगर पूछ लिया जाए तो एच.डी. साखलिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. साखलिया ने। एच.डी. साखलिया कौन थे? तो ये पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनका पूरा नाम जो था ना हसमुख धीरजलाल सांखलिया था। हसमुख धीरजलाल सांखलिया, ये आपको याद रखना। इसके अलावा आर्य सभ्यता की बात कर लूँ तो तांबे के उपकरण सर्वाधिक मात्रा में मिले, इसीलिए इसे ताम्र नगरी यानी ताम्रवती कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, आहड़ सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियाँ, मिट्टी से बने बेल की आकृतियाँ जिसे बनासियल बुल कहा जाता था, छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की और लाल काली मिट्टी के बर्तन मिले आपको। लाल काली मिट्टी के बर्तन, अनाज रखने की कोठियाँ मिली है, जिनका सवाल पटवार एग्जाम 2016 में पूछा था। गोरे और कोठे, गोरे और कोठे। ठीक है, आहड़ में अनाज रखने के जो मृतभांड होते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता था। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, लेकिन चांदी धातु जो थी ना उससे अपरिचित थे। इसके अलावा मकानों में एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए, जो शायद बड़े परिवार और सामूहिक भोजन की व्यवस्था को दर्शाते हैं। और एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। कितने भाई? 6 चूल्हे। आहड़वासी शव को आभूषण सहित ही गाड़ देते थे, जिसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण में होते थे। तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल, दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण किया गया है। ये आपको याद रखना है। जितना भी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले थे वो मैंने सारे आपसे शेयर कर लिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। तो राजस्थान के जो जतिन दास कहलाते हैं वो बाल मुकुंद बिस्सा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1908 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था आपको याद रखना। ठीक है, पीलवा गांव डीडवाना नागौर के अंदर इनका, डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जतिन दास क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को बीडल हॉस्पिटल जोधपुर में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा 1924 में राजस्थान के जोधपुर में एक तो चरखा एजेंसी और खादा भंडार की स्थापना करी थी। चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार है। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, तो कौन सी नदी पर पड़ता है भीमलत? आपको बताना। ठीक है,
भीमलत जलप्रपात जो है आपका कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है ये आपको बताना है। मैनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेडच नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मांगली नदी पर पड़ता है। अभी कौन सी नदी पर पड़ता है ये? बिल्कुल मांगली नदी के ऊपर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजस्थान के प्रमुख में जलप्रपातों की बात कर लेता हूँ, जो आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं बार बार। और कुछ नए जलप्रपातों की भी बात कर लेता हूँ, जो कि शायद आपने पहली बार ही सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो चूलिया जलप्रपात, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है, चंबल नदी पे बना हुआ। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पे पड़ता है, भीलवाड़ा में बना हुआ, ठीक है। भीमलत जलप्रपात मांगले नदी पर बूंदी पे पड़ता है, ठीक है। और एक दिर जलप्रपात जो कि मुकुंद नदी भरतपुर में पड़ता है, मुकुंद नदी भरतपुर में पड़ता है। एक दमोह जलप्रपात जो कि आपका दमोह नदी पे पड़ता है भरतपुर में, ठीक है। एक अरना झरना जो कि शुष्क जलप्रपात ये जोधपुर में पड़ता है आपका। एक बेरी गंगा झरना जो कि मंडोर जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर में पड़ता है। एक भील बेरी जलप्रपात है जो कि बांडी के उद्गम स्थल से लेकर फुलाद और जोजावर के बीच फैला हुआ है, ये पाली में पड़ता है। वापस से बताता हूँ, भील बेरी जलप्रपात पाली में पड़ता है, बेरी गंगा झरना मंडोर जोधपुर में पड़ता है, अरना झरना या अरना जलप्रपात जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है, दमोह जलप्रपात बांडी धौलपुर में पड़ता है, दिर जलप्रपात आपका भरतपुर में पड़ता है, भीमलत आपका बूंदी में पड़ता है, मैनाल आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, चूलिया आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये सारे जलप्रपात आपके क्लियर हो गए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे तो ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं क्षेत्रफल से जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको बताया था UAPB। तो अब देख लो, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ जो कि पहला ऑप्शन में आपको दिए हुए, तो आपका ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये मैंने आपको पहले से बताया था, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपकी ट्रिक होगी क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रतिशत के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो UPSC, क्या UPSC, ठीक है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका? क्षेत्रफल के हिसाब से मैं न्यूनतम वन वाले जिलों की बात कर लूँ तो चूहा जोगा। अपनी ट्रिक क्या है? चूहा जोगा। देखो बहुत आसान है, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, आसानी से आपको याद रह जाए। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन वाले जिले हैं। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन वाले जो जिले वो बता देता हूँ उनकी। जोचू JB, क्या ट्रिक है आपकी? जोचू JB, ये आपको याद रखना है। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये आपके हो गए प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक और न्यूनतम, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक और न्यूनतम हो गए। क्लियर हो गए? इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को जो भागा कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। एक तो आपका आरक्षित वन हो जाता है, दूसरा आपका सुरक्षित वन या रक्षित वन कह दो, और तीसरा आपका हो जाता है अवर्गीकृत वन, ठीक है। सुरक्षित वनों की, आरक्षित वनों की मैं बात कर लूँ तो 37% है। कितना है टोटल? 37%, ठीक है। और पूरा अगर देना चाहो तो 37.05% आप कह सकते हो, लेकिन 37% ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। सुरक्षित वनों या रक्षित वनों की बात कर लूँ तो ये कितना है? ये 56.4 आपको याद रखना। कितना? 56.43 होता है, वैसे 56.4 आप लिख सकते हो। इसके अलावा अवर्गीकृत वन की बात कर लूँ तो मैं 6.46 है, जिसको आप लगभग में 6.5 कह सकते हो, ठीक है। देखो जो आरक्षित वन है ना सर्वाधिक, ये कहाँ पाए जाते थे? तो सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। जबकि सुरक्षित और रक्षित वन सर्वाधिक 12 में पाए जाते हैं, और अवर्गीकृत सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो वर्तमान 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने वनों की वृद्धि हुई? तो 25 किलोमीटर वनों की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में बात कर ले तो 0.01% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और कुल वृक्षावरण को वनावरण की मैं बात कर लूँ तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 7.41%। अब देखो मैं आज आपका वनावरण और वृक्षावरण क्लियर करता हूँ कि ये होता क्या है। आप बताते तो सर, लेकिन एक बार ये होता क्या, ये बता दो इसके बारे में। तो देखो मैं बताता हूँ आपका वनावरण के बारे में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वनावरण होता क्या है, वनावरण किसे कहा जाता है। तो वनावरण जो होता है ना, वे सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व जो है 10% से अधिक हो, उसे वनावरण कहते हैं।
यानी वे भूमि जिसमें क्षेत्रफल तो 1 हेक्टेयर से अधिक है लेकिन वृक्षों का जो घनत्व है वो भी 10% से अधिक है तो उसे वनावरण कहा जाता है। जबकि वृक्षावरण की मैं बात कर लूँ, वृक्षावरण क्या होता, तो वृक्षावरण जो अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्ष क्षेत्र जो होते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं उसे वृक्षावरण कहा जाता है। यानी अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले वृक्ष क्षेत्र होता है उसे वृक्षावरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी आपका। तो इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। देखो, राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था राज्य में कुल अभिलेखित वन जो है वो 32,869.69 ये अभिलेखित वन हो गए। जबकि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष में अभिलेखित वन भूमि कितनी 9.60% है। ठीक है, राज्य का कुल वनावरण की बात कर लो तो 16,655। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ राज्य में वृक्षावरण की, तो राज्य में जो वृक्षावरण है वो कितना है, राज्य का जो वृक्षावरण है 8,733 है। कितना, 8,733। और राज्य में कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात कर लो तो 25,388 है। ठीक है, ये याद रखना। और राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना, तो 7.42। ठीक है, इसके अलावा प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण और वृक्षावरण की बात कर लूँ तो 0.037 हेक्टर 0.037 हेक्टर है। ठीक है, तो ये जो कि राजस्थान की वन संपदा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे मैंने आपसे शेयर कर लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और अवस्थिति सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो हेमाबास बांध आपका पाली में है, बिल्कुल राइट आंसर है। पिचियाक आपका जोधपुर में, बिल्कुल सही है। मेजा आपका भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही। बाकली जो बांध है ना ये आपका कहाँ पड़ता है, तो बाकली बांध जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, जालोर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, ये आपका जालोर में पड़ता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये जालोर में पड़ता है। बाकली बांध आपका कहाँ पड़ता है, तो जालोर में पड़ता है। कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो देखो मैं बता दें, तो सूकड़ी नदी रे कुलथाना नदियों के किनारे बाखली गांव के अंदर ये बाखली बांध बना हुआ है। ठीक है, बाखली गांव के नाम के से ही इसका नाम जो है बाखली बांध पड़ा। जबकि देखो सवाल, एक और सवाल है बाखली झील, बाखली झील ये सवाल एग्जाम में बना हुआ आरपीएससी द्वारा पूछा गया, कहाँ पड़ती है, तो बाखली बांध आपका जालोर में पड़ता है। बाखली झील जो है आपकी कहाँ पड़ती है, ये आपके पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पाली के अंदर पड़ती है। इसके अलावा कुछ और बांधों की मैं बात कर लूँ तो देखो, ओरई बांध आपका चित्तौड़ में पड़ता है, अडवाण बांध आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, नारायण सागर बांध आपका अजमेर में पड़ता है, हरसोर बांध आपका नागौर में पड़ता है, अजान बांध आपका भरतपुर में पड़ता है, मोती झील बांध आपका कहाँ पड़ता है, ये भी भरतपुर में पड़ता है, रूपारेल नदी के किनारे। नंद संबंध बांध जो है राजसमंद में पड़ता है, आपका कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। जबकि सीकरी बांध जो है ना आपका ये भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रूपारेल नदी पे बना हुआ भरतपुर में। और लालपुर बांध जो है ये भी आपका भरतपुर में स्थित है, बाण गंगा नदी पर बना हुआ। कौन सी नदी पे बना हुआ, बाण गंगा नदी पर। और अजीत सागर बांध की बात कर लूँ तो ये खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है। जबकि पन्नाशाह बांध की मैं बात कर लूँ तो ये झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। तो जंतर वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है ना, किसके द्वारा बजाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देव नारायण जी के जो भोपे होते हैं ना वो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना कौन से, देव नारायण जी के जो भोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखो जंतर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जंतर कैसा बना हुआ होता है, देखो जंतर ऐसे बना हुआ होता है एक तो, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 तुम्बे लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे इसको गले में डाल के फिर बजाया जाता है। ठीक है, और ये आपके तार बने हुए होते हैं ऐसे, इसको गले में ऐसे डाल के फिर बजाया जाता है। ठीक है, वीणा के आकृति से मिलते हुए इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे लगे हुए होते हैं। इसकी डांड बांस की बनी हुई होती है जिस पर पशु की खाल या मगर की खाल से बने 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। किससे चिपकाए जाते हैं, मोम से। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इसकी, तो पर्दों के ऊपर 6 तार लगे हुए होते हैं। कितने भाई, 6 तार लगे हुए होते हैं। इसमें खड़े खड़े ही गले में लगाकर उंगलियों की सहायता से इसे बजाया जाता है। यानी गले में इसको टेर लिया जाता है, यानी गले में लटका लिया जाता है, फिर इसको बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र की प्रयोग सर्वाधिक जैसे बगड़ावत की कथा यानी गुजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं। इसके अलावा लोक देवता देवनारायण जी फड़ वाचन के समय भी जंत्र वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसका जो प्रमुख गायन मुख्यतः बदनौर, नगेड़िया, सवाई भोज और मेवाड़ के भोपे इसके वादन में बहुत कुशल है। ठीक है, और जंतर जो है ना, जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र, ये तारों का बना हुआ होता है। ठीक है, तारों से बजता है इसलिए ये तत्व वाद्य यंत्र है।
इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, साथ ही में जो आ ही गया था कि रावण हत्या भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका। देखो रावण हत्या कैसे बना होता है, रावण हत्या ऐसे बना होता है, ऐसे आपका ये रावण हत्या होता है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर ऐसे तार लगे हुए होते हैं, फिर एक बजाने की एक लकड़ी होती है, लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है, उस पर ऐसे तार होता है, फिर उसको उसके ऊपर रख के ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा। रावण हत्या राज्य का सबसे लोकप्रिय और अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। इसमें नारियल को काटकर कटोरी नुमा आकृति से चमड़े की खाल मंड दी जाती है, ठीक है। और इसमें डांड बांस की बनी होती है जिस पर खूंटियां लगाकर तार बांध दिए जाते हैं। और तारों की संख्या कितनी होती है इसमें, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ 9 होते हैं। तो याद कैसे रखनी मैं आपको बताता हूँ। जैसे रावण के सिर थे 10, लेकिन रावण हत्या वाद्य यंत्र में तार कितने होते हैं, 9 होते हैं। एक कम कर देना आपको। रावण के सिर कितने थे, 10, और इसमें तार कितने हो जाएंगे, रावण हत्या में आपके 9 तार हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, और ये घोड़े की पूंछ के बाल इसकी गज से बनी होती है, जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है। गज के अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, जिससे एक मधुर ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से भील के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं। इसके अलावा पापूजी और रामदेव जी का फड़ वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डूंगजी और जवार जी की लोक कथा में भी रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। किस लोक कला के निर्माण में पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कावड़। कौन सा, कावड़, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कावड़ हो जाएगा। कावड़ के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। देखो देश विदेश में प्रसिद्ध सैकड़ों वर्षों से आकर्षक और अद्भुत लोक कास्ट कला कावड़ के निर्माण के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का जो बस्सी गांव है ना, वो प्रसिद्ध माना जाता है। कावड़ एक डिब्बे जैसी दिखने वाली कलाकृति होती है, जिसकी दीवारों पर विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक कथाओं का लोक चित्रण किया जाता है, उसे कावड़ कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम है? तो विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था वो भूप सिंह गुज्जर था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक के बारे में अपन कुछ बात कर ही लेते हैं। विजय सिंह पथिक का जो जन्म हुआ था 1882 में हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ हुआ था, गुड़ावली गांव, जिला बुलंदशहर, यूपी के अंदर हुआ था, ठीक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम मैंने आपको बता दिया, भूप सिंह गुज्जर था, उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक ने भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत के किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक, जबकि राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, साधु सीताराम दास को। विजय सिंह पथिक जब राजस्थान में आए थे तो थोड़े दिनों बाद इनको बंदी बनाकर टोडगढ़ जेल में बंदी बना लिया गया था, ठीक है। फिर जब वे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे तो 1916 की बात है, 1916 में इसने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसे, किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो साधु सीताराम दास को बनाया था। 1917 की बात कर ले तो 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी, उसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया था। किसे बनाया, मन्ना पटेल को। और 1918 की बात कर ले तो कानपुर में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना करी। 1920 में बात कर ले तो 1919 की बात कर ले तो वृद्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी, जिसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नवीन राजस्थान जो कि अजमेर से पत्रिका निकाली, बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। वर्धा में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। पथिक जी ने अजमेरू नाम से उपन्यास भी लिखा था। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ कि अजमेरू नामक जो उपन्यास लिखा था वो पथिक जी ने लिखा था। इसके अलावा इनकी एक किताब है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये किताब भी इनकी है। गांधी जी ने इनके बारे में कथन भी कहा था, बाकी सब बात करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये कथन जो है गांधी जी ने किसके बारे में कहा था, तो विजय सिंह पथिक में सवाल बन सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युग में सुमेलित नहीं है? गलीचा जयपुर में बिल्कुल सही, अजरक प्रिंट बाड़मेर में बिल्कुल सही, कठपुतली जयपुर में। थेवा कला आप सभी को पता है कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है भी। कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? थेवा कला जो प्रसिद्ध है आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके जो शुरुआत करने वाले थे वो नाथूराम सोनी थे, ठीक है। नाथूराम सोनी को ही उस समय जो प्रतापगढ़ के जो राजा थे वो सुमेर सिंह थे, सुमेर सिंह ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इसमें होता है एक तो थेलना, एक होता है वालना। थेलना का थे, एक थेलना प्रक्रिया होती है, एक वालना प्रक्रिया होती है। तो थेलना का थे और वालना का वा से थेवा बना, ठीक है। और ये कला जो होते हैं ये सोनी परिवार अपनी बहुओं को भी नहीं सिखाते, ये अपने तक ही सीमित है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, कांच के ऊपर हरे रंग का प्रयोग करके मोती जड़े जाते हैं, उसे थेवा कला कहा जाता है। और इनका जो वर्तमान कलाकार है वो गिरिराज प्रसाद है। कौन है? गिरिराज प्रसाद, ये आपको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
जो जीता था वो सिवाना दुर्ग का नाम जो रखा था वो रखा था खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद। चित्तौड़गढ़ का जो देखो चित्तौड़गढ़ का जो नाम रखा था वो रखा था खिजराबाद। खैराबाद, सिवाना का, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो नाम रखा था वो क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ को तो जीता था 1303 में, 1303 में, जबकि सिवाना को जीता था 1308 में, 1308 में, और जालौर को जीता था 1311 में। जालौर का क्या नाम रखा था? जलालाबाद। इसके अलावा मैं और नाम की बात कर लूँ तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद अकबर ने रखा था, ठीक है। आमेर का नाम मोमिनाबाद बहादुर शाह ने रखा था, ठीक है। और महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं मोहम्मद घोरी की बात कर लूँ तो मोहम्मद घोरी ने तिमनगढ़ करौली का जो नाम रखा था वो इस्लामाबाद रखा था। क्या रखा था? इस्लामाबाद। इसके अलावा मैं बात कर लूँ शेरगढ़ दुर्ग की तो इसका नाम मोहम्मद सूरी ने क्या रखा था? सलीमाबाद रखा था। क्या रखा था? सलीमाबाद। तो ये जितने भी नाम थे मैंने सारे आपसे शेयर कर लिए, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। बिजोलिया अभिलेख का काल है, तो बिजोलिया अभिलेख का जो काल है वो कौन सा है? तो वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 1170 ईस्वी, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के बारे में आपको कंप्लीट बता देता हूँ। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास एक चट्टान में उत्कीर्ण 1170 ईस्वी के इस शिलालेख को जो जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर पर निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। किसने बनवाया? जैन श्रावक लोलाक ने। जबकि इसके प्रशस्तिकार जो थे वो गुणभद्र थे। कौन थे भाई? गुणभद्र। आपको याद रखना है, गुणभद्र। इस अभिलेख में सांबर और अजमेर के चौहानों का आपकी जानकारी मिलती है, इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको उस समय के जो क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नामों के बारे में पता चलता है, जैसे जबालीपुर जालोर का, नड्डुल नाडोल का, सकंबरी सांबर का, दिल्ली का, श्रीमाल बिनमाल का, मंडलकर मांडल का, विद्यनवल्ली बिजोलिया का, नागद नागदा का। इस लेख में उस समय दिए गए भूमि अनुदान का वर्णन भी आपको मिलता है, जिसे डोली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो देखो बिजोलिया के आसपास पठारी भाग को उत्तर माद्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसे वर्तमान में ऊपरमाल कहा जाता है, ठीक है। ऊपरमाल का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर माद्री, उत्तर माद्री। इसके अलावा इस अभिलेख ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में है, इसमें 13 पद्य लेख है, ठीक है। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 12वीं शताब्दी के जनजीवन और धार्मिक अवस्था और भौगोलिक और राजनीतिक अवस्था जानने हेतु इस लेख के बारे में बताया गया है, यानी इसका बड़ा महत्व है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये शिलालेख जो मिला कुठिला नदी के पास अनेक शैव और जैन तीर्थ स्थलों का पता भी चला है। तो कुठिला नदी का जो वर्णन आपको मिलता है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में। सवाल बनेगा एग्जाम में, बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो कुठिला नदी का जो उल्लेख है वो कौन से में? बिजोलिया अभिलेख में आपको मिलता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? यानी बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वरूपदे जाली, ठीक है, स्वरूपदे जाली, ठीक है। ये जो बहुजीरा तालाब पड़ता है ये कहाँ पड़ता था? ये मंडोर जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रजब अली खान वीणा वादक है, बिल्कुल सही। आमिर खान सितार वादक है, बिल्कुल सही। अल्लाह जिल्ला मांड गायकी, बिल्कुल सही। रविशंकर, पंडित रविशंकर नड वादक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। रविशंकर वादक का जो संबंध है तो प्रसिद्ध सितार वादक है ये भी, ठीक है। रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से, न कि नड वादक से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में जोरावा गीत है, तो ये एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला जन्मोत्सव है, एक वधु विदाई गीत है, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये एक विरह गीत है। 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? और ये आपका एक विरह गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन कुछ देख लेते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो राजस्थान के जो लोकगीत है ना, राजस्थान के लोकगीत, इसके बारे में, लोकगीतों के बारे में जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो कथन है कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है, जबकि महात्मा गांधी ने इनके बारे में क्या कहा था? लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। इसके अलावा एक कथन देवेंद्र सत्यार्थी का कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, ये सवाल RS में पूछा गया था, ठीक है।
कि ये कथन किसका है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र थे, देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लोकगीतों का जो वर्णन आपको मिलता है, देखो मैं बता देता हूँ। 1892 के अंदर C.E. गेबर का एक ग्रंथ है, फोक सॉन्ग ऑफ सदर्न इंडिया। इनका ग्रंथ कौन सा? फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया के अंदर ये भारत का प्रथम लोक साहित्य ग्रंथ भी माना जाता है। इसी के अंदर लोक गीतों का वर्णन आपको मिलता है। तो आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का संबंध है। तो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का जो संबंध है वो किससे है? तो वो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, नौटंकी लोक नाट्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नौटंकी लोक नाट्य से। नौटंकी के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। नौटंकी मूल रूप से तो ये उत्तर प्रदेश का है, मूल रूप से कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, लेकिन राजस्थान में ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कितने वाद्य यंत्र होते हुए? 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम नौटंकी पड़ा। ठीक है, नौटंकी के जनक जो है वो भूरेलाल है। कौन है भाई? भूरेलाल, जो कि भरतपुर के, कहा के भूरेलाल जी को नौटंकी का जनक कहा जाता है। इनका संबंध भरतपुर से। इसके अन्य कलाकारों की बात कर लूँ तो कामा भरतपुर के अंदर इनके अन्य कलाकार भी पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य कलाकार। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नौटंकी हाथरस शैली में राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भी राजस्थान की प्रसिद्ध है, हाथरस शैली के अंदर। और इसके जो कलाकार है, एक तो अपने ये हो गए कौन? भूरेलाल जी हो गए। एक जो है वो गिरिराज प्रसाद, सॉरी अच्छा वो गिरिराज प्रसाद यहाँ के थे, वो नौटंकी के थे, जो मैंने आपको वहाँ के बताए थे हवा कला का, वो गलत है। वहाँ पर याद मत रखना, अब यहाँ पे याद रखना। ठीक है, नौटंकी के जो कलाकार है वो गिरिराज प्रसाद है। कौन है भाई? गिरिराज प्रसाद है, ये आपको याद रखना था। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। धन्यवाद।